Hello students, I hope you all are fine and healthy. Stay home, stay safe. My name is Rajesh Parikh. I am from SMD और SMD के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है. I am chemistry teacher and today I am going to start first unit of class 12th chemistry solid state. What is solid? It's a very common thing and you all know that solids are fixed in volume and shape, and from the very beginning you had studied in all the classes like 6, 7, 8, 9, 10th class, okay, but what is different in this 12th class? Okay, so see, it is introductory part of first unit, that matter and its classification. सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे एकदम बिगिनिंग से, शुरू से स्टार्ट करेंगे एकदम, ठीक है. और वो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है इंट्रोडक्शन में वो है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग which have mass and occupy space that is called matter. मैटर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास होता है और जो जगह घेरती है, दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है. और ये जो टर्म है ऑक्यूपाई स्पेस, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो हैव वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड मैटर. क्लियर? नाउ इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज़ जो हमको दिखाई देती है वो मैटर है. ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ दिख रही है वो तो मैटर होगी. तो क्या ऐसी चीज़ें जो हमको दिखाई नहीं देती वो भी मैटर होती है? यस, ये भी है. लाइक गैसेस, एयर, वी कैन नॉट सी एयर बट एयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन मैटर. ओके, नाउ हाउ मैटर इज मेड अप ऑफ? मैटर है वो बनता कैसे? मैटर जिससे बना होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. मैटर इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ओके, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? नाउ सी, before going to this next intermolecular force and thermal energy, I want to give you detail regarding constituent particle. It is important. Why? Because intermolecular forces and thermal energy that defines the physical state of matter. Okay, see, matter is composed of constituent particles. And what is constituent particles? Constituent particles repeats itself. And they form matter. Example of constituent particle: constituent particle can be atoms, or they can be molecules, they can be ions. Clear? constituent particle आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है. ठीक है, तो छोटा सा एग्जांपल है, जैसे एक आयरन का ब्लॉक है, उस आयरन के ब्लॉक में आयरन के बहुत सारे एटम्स हैं. आयरन के ब्लॉक में आयरन के बहुत सारे एटम हैं, तो एटम के रिपीटेशन से ही तो आयरन का ब्लॉक बन रहा है. क्लियर? नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स. जैसे एग्जांपल है आइस. एक आइस का क्यूब है, आइस क्यूब में वाटर के मॉलिक्यूल्स है, उसके रिपीटेशन से आइस क्यूब बन रहा है. तो आइस है, इसमें मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल्स? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं. वाटर के मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जिनके रिपीटेशन से आइस बनती है. नेक्स्ट है आयन. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, NaCl क्रिस्टल, टेबल सॉल्ट.
ये टेबल सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला है NaCl। क्लियर है? इसमें Na+ और Cl- आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इन आयंस के रिपीटिशन से Na+ एंड Cl-, इन आयंस के रिपीटिशन से ही आयनिक क्रिस्टल बनता है। क्लियर है? इसका मतलब जैसा कांस्टेंट पार्टिकल होगा सॉलिड भी वैसा ही होगा। क्लियर है? जैसे आइस है, आइस वाटर के मॉलिक्यूल के रिपीटिशन से बनता है, इसका मतलब ये हो गया आइस है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। क्लियर है? और ये जो NaCl है, ये टेबल सॉल्ट है, ये आयंस के रिपीटिशन से बनता है, इसलिए आयनिक सॉलिड हो गया। ठीक है? क्लियर है? जैसे ये एटम्स के रिपीटिशन से बनता है आयरन का ब्लॉक, और आयरन है, आयरन का जो एटम है वो मेटल की कैटेगरी में आता है, इसलिए दिस आयरन इज कंसिडर्ड एज मेटेलिक सॉलिड। क्लियर है? सो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रिपीटिशन से ही मैटर बनेगा। अब है क्लासिफिकेशन, इस मैटर का क्लासिफिकेशन। तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो मैटर के कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में लगने वाले दो फोर्स के बिहाफ पे डिसाइड होगा। ठीक है? ये दो फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। ठीक है? थर्मल एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे TE। क्लियर? TE थर्मल एनर्जी। ओके? सी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी के कंपैरिजन से ही डिसाइड होगा कि कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। ठीक है? और कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कम और ज़्यादा होने के बाद ही डिसाइड होगा कि वो सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, लिक्विड में रहेगा या फिर गैसेस स्टेट में रहेगा। सो फर्स्ट थिंग, व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर अट्रैक्टिव फोर्सेज। Attractive forces in the sense of what? Attractive forces in the sense what? Like constituent particles attract each other. Constituent particles है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जिससे कि डिस्टेंस कम होगी। क्लियर है? डिस्टेंस कम होगी तो वो पास में आएंगे और उनकी स्ट्रक्चर वो पैक्ड होगी, एकदम पैक्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी है ये टेम्परेचर की वजह से होती है, ड्यू टू टेम्परेचर। क्लियर है? टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी जिससे कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल दूर जाएंगे। क्लियर है? थर्मल एनर्जी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेम्परेचर। क्लियर है? और टेम्परेचर की वजह से कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल दूर जाएंगे। क्लियर? नाउ सी, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी भी 0 नहीं है। और अगर काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है तो इसका मतलब कांस्टेंट पार्टिकल मूव जरूर करेगा। क्लियर है? नाउ सी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कांस्टेंट पार्टिकल को पास में लेके आते हैं और थर्मल एनर्जी कांस्टेंट पार्टिकल को दूर लेके जाते हैं। ये पॉइंट याद रखना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट पार्टिकल को पास में लेके आएंगे, थर्मल एनर्जी कांस्टेंट पार्टिकल्स को दूर लेके जाएगी। अब इसके बिहाफ पे मैटर का क्लासिफिकेशन है। क्लियर है? अब देखो इसके बिहाफ पे मैटर क्लासिफिकेशन कैसे होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है थर्मल एनर्जी से, फर्स्ट केस है इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स is much more greater than thermal energy, it means the tendency of constant particles to come close to each other is much more higher than they go far away from each other. ठीक है? पास आने की टेंडेंसी दूर जाने की टेंडेंसी से बहुत ज़्यादा है। ठीक है? तो ये कांस्टेंट पार्टिकल्स पास आना चाहेंगे, पास आएंगे तो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में रहेगा। ठीक है? तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है तो कांस्टेंट पार्टिकल ऐसे पास में रहेगा एकदम। ठीक है? और ये सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में रहेगा। सेकेंड केस, इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थर्मल एनर्जी के कंपेरेबल है, अगर उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है भी, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी दोनों लगभग बराबर हैं, उस कंडीशन में सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा।
ठीक है। और फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स थर्मल एनर्जी से बहुत कम रह गया तो सब्सटेंस है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? ये है मैटर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, और वो डिस्टेंस इतनी कम है कि उनकी स्ट्रक्चर है वो एकदम क्लोज पैक लग रही है, एकदम क्लोज पैकिंग हो रही है उनकी। ठीक है, देन द सब्सटेंस विल अकर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, लेकिन अगर कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो फ्लो हो सकते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, लेयर्स में फ्लो होते हैं, उसको उस स्टेट को बोलते हैं लिक्विड स्टेट। दिस स्टेट इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। गैसियस स्टेट जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल एक दूसरे से एकदम फ्री होते हैं, एक दूसरे के बीच में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड गैसियस स्टेट। नेक्स्ट, व्हाई सब्सटेंस अकर इन सॉलिड स्टेट। सी, अभी हमने पहले की स्लाइड्स में पढ़ा है कि सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है। इसका एक रीज़न तो हमने पढ़ लिया। पहला रीज़न तो यही था, सबसे पहला रीज़न तो यही है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो थर्मल एनर्जी से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बट दिस रीज़न इज नॉट ओनली द वन रीज़न। क्लियर? इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे नेक्स्ट रीज़न ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत पास रहते हैं सॉलिड स्टेट में। क्लियर है? और ये हमको पता है कि टेम्परेचर 0 केल्विन होता नहीं है। टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी 0 नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट पार्टिकल है, ये अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेट करेगा। ये मीन पोजीशन से ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करने का मतलब है ये आगे पीछे मूव करेगा अपनी मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन का मतलब ये है कि जब ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो ये वो पोजीशन है जो उसके वाइब्रेशन में ज़रूर आएगी। जब ये आगे जाए या पीछे जाए, इस पोजीशन से होकर ही जाएगा ये। ठीक है, तो कांस्टेंट पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। द रीजन बिहाइंड दिस, because kinetic energy is not zero, or reason behind this, because temperature is not 0 Kelvin, because some finite temperature is there, like जैसे कि सबसे कॉमन जो हम पढ़ते हैं रूम टेम्परेचर 298 केल्विन पे हम ये डिस्कस करते हैं। क्लियर है? सो एंड आफ्टर दिस थर्ड, ये सिर्फ ऑसिलेट ही करते रहेंगे। और इसके बाद थर्ड रीज़न ये है कि ये कांस्टेंट पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, क्रॉस का मतलब ओवरटेक नहीं कर पाएंगे कभी। ठीक, और इनकी पोजीशन क्या रहेगी, अपनी जगह पे फिक्स रहेगी। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना, ऑसिलेट कर रहा है, तो ऑसिलेट का मतलब ये है कि बस ये अपनी जगह पे रहेगा, बस थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा, ये अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएगा। क्लियर है ना? और थर्ड रीज़न ये हो गया कि दे कैन नॉट क्रॉस ओवर ईच अदर, ओवरटेक नहीं करेंगे। जैसे सड़क पे गाड़ियाँ चलती है तो एक दूसरे को ओवरटेक करती है ना, ये सॉलिड स्टेट में नहीं होता। ओवरटेक वाला सिस्टम है वो लिक्विड में और गैस में चलता है वो। ठीक है, सॉलिड स्टेट में ओवरटेकिंग नहीं होगी। क्लियर है? तो वाई सब्सटेंस अकर्स इन सॉलिड स्टेट, ये इसका रीज़न यहाँ एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, तो अब हम सॉलिड स्टेट के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे कुछ क्रिस्टल्स दिख रहे होंगे, रंग बिरंगे क्रिस्टल दिख रहे हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल हम आगे भी डिटेल में देखेंगे और अभी भी हम इनको कुछ थोड़ा बहुत इनका आइडिया ले लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा रूबी होता है ना, इसको माणक बोलते हैं, रेड कलर का स्टोन होता है वो। ठीक, वो भी सॉलिड में ही कंसिडर होता है। वो एक स्पेशल टाइप का सॉलिड है ना। ठीक, आगे भी क्लासिफिकेशन आएगा सॉलिड्स का, उसमें वो हम देखेंगे। क्वार्ट्ज है, सैफायर है, ठीक है, और बाकी और भी सॉलिड्स। ये तो वो सॉलिड्स हैं जो आपने बहुत कम सुने होंगे। ठीक है, और जैसे जो आपने कॉमनली जो सॉलिड सुने हैं, जैसे टेबल, चेयर, ठीक है, स्टोन, फैन, चॉक, है ना, ये जो जितने भी है, सॉइल भी सॉलिड ही है। ठीक है, ये सारे हो गए। अब इसके बाद देखो, ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे? कि भाई इस पार्ट में
आपको फेज कन्वर्जन दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना फेज कन्वर्जन। देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड में और ये लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस में। तो इसमें नई चीज़ क्या है? नई चीज़ ये है कि यहाँ हमने एक नई टर्म पढ़ी थी थर्मल एनर्जी। तो यहाँ थर्मल एनर्जी का डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाई दे रही है तुमको? गैस में ही है भाई। अगर आप सॉलिड को मेल्ट करोगे तो मेल्ट करने के लिए क्या देना पड़ता है? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। और हमने डिस्कस किया था कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, और थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी तो कांस्टेंट पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कमज़ोर पड़ गया तो वो बराबर आ गया थर्मल एनर्जी के। जबकि सॉलिड स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्स तो बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा, इतना ज़्यादा था कि उसमें ये कांस्टेंट पार्टिकल्स बहुत पास आ गए थे। अब यहाँ पे लिक्विड स्टेट में तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बराबर पे आ गए। रीज़न क्या हुआ कि टेम्परेचर ने ये इंटरमोलिकुलर फोर्स कम कर दिया। अब टेम्परेचर और इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर और इंक्रीज किया तो कांस्टेंट पार्टिकल्स में डिस्टेंस और बढ़ गई, जिससे कि कांस्टेंट पार्टिकल्स रैंडमली मूव करने में एबल हो गए। दे आर एबल टू मूव रैंडमली एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड गैसियस स्टेट। क्लियर है? सो ये डिफाइन करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि थर्मल एनर्जी का रोल कैसे है। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत कम हो गया थर्मल एनर्जी से। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर है ये 12th क्लास में आया है, और ये जो चैप्टर है ये 3D का चैप्टर है। 3D में इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। और मैटर की जो स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट होती है ना, तो ये तीनों ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने थोड़ा सा, अगर ये जो साइंस स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छे से अगर पढ़ी है 11th 12th की, तो उनको आइडिया है ये सब। ठीक है, देखो आपने सॉलिड स्टेट तो देखो 12th में आ गई, ठीक है, और लिक्विड स्टेट है ये आपने 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, रेनॉल्ड्स नंबर, बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, और गैसियस स्टेट है 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है ना, उसमें 5th चैप्टर है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें PV = nRT, गैस लॉज, बॉयल्स लॉज, चार्ल्स लॉ, गैलो-सैक्स लॉ, वो उसमें पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट इतना खास है, खास तो है ही। ठीक, इसमें दिमाग काम में लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, और दिमाग काम में तभी ले सकोगे अगर आप ये टॉपिक जो अभी तक बताए हैं, जो कि आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, अगर ये आपको क्लियर होंगे तभी। देखो कांस्टेंट पार्टिकल टर्म अभी तक जो हमने पढ़ी, उसमें से कांस्टेंट पार्टिकल वाली टर्म है वो बहुत काम आएगी। ठीक है, उसको याद रखना। सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंशिएशन, व्हाई सब्सटेंस अकर इन सॉलिड स्टेट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब तक की क्लियर होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले, और भी आप कोई भी एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं सॉलिड्स के। पूरा पॉलीमर का जो चैप्टर है 12th क्लास में, ऑर्गेनिक में पॉलीमर्स का चैप्टर, जितने भी पॉलीमर्स आते हैं वो सारे के सारे सॉलिड के अंदर कंसिडर होते हैं। ठीक है, जो वैक्स होती है वो भी सॉलिड में कंसिडर होती है। स्टोन है, जितने भी मेटल हैं, स्टोन हो गया, मेटल हो गए, ये सब के सब सॉलिड में ही कंसिडर होंगे। ठीक है, देखो अभी है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। इट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि इनका शेप ये होता है फिक्स होता है ना। इसका एक वर्ड होता है जो आप पढ़ोगे, डिफाइनाइट, जो आपने पढ़ा है डेफिनेट। ठीक है, और वॉल्यूम भी इसका फिक्स होता है। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होंगे। ठीक है, सेकेंड है कि इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं मीन पोजीशन पे। कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। क्लियर है, ये बहुत ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट